हूँ सबाशी। उम्मीद करते हैं आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, मजे होंगे, टिप टॉप होंगे, अपनी लाइफ को भरपूर तरीके से एंजॉय करे होंगे। वेल, एक नए दिन के साथ, एक नए टॉपिक के साथ एक बार फिर से हम हाजिर हैं। लेकिन आज हम कुछ बात करने जाएंगे आर्ट के हवाले से। दो मुख्तलिफ किस्म के आर्ट जिनको आज हम अपने शो में डिस्कस करेंगे, उनमें से एक तो है कैलीग्राफी, जिसके बारे में सब जानते हैं कि आपकी हैंड राइटिंग से रिलेटेड होती है, कि आपकी हैंड राइटिंग अगर खूबसूरती के साथ आप कोई चीज बनाते हैं, कोई चीज लिखते हैं। वैसे भी इसको कैलीग्राफी की अगर बात करूं तो इसको नोबलेस्ट फॉर्म ऑफ आर्ट भी कंसिडर किया जाता है, क्योंकि तमाम आर्ट्स में आप ये देखेंगे कैलीग्राफी कहीं पर आपको मॉस्क में नजर आएगी, कहीं पर श्राइन्स में नजर आएंगी, कहीं पर आपको रिलीजियस मोन्यूमेंट्स जो हैं वहां पर ही कैलीग्राफी नजर आएगी। एक वक्त आया था कि जब डिजिटल, हमने देखा कि डिजिटल एरा शुरू हुआ तो कैलीग्राफी का रुझान लोगों में बड़ा कम हो गया। लेकिन अब क्योंकि हम देखते हैं कि उसके फॉन्ट साइज एक जैसे होते हैं, डिजिटल जो आपका फॉर्म है उसके अंदर आपको मार्जिन बहुत ज्यादा नहीं मिलता प्ले करने का। लेकिन कैलीग्राफी एक ऐसी चीज है जिससे आप हर वक्त भी उसके अंदर कोई ना कोई नई वेरिएशंस ला सकते हैं, कोई ना कोई नया फॉर्म जो है वो उसमें आप क्रिएट कर सकते हैं। तो अब लोगों में वापस से कैलीग्राफी का रुझान जो है वो बढ़ता जा रहा है। दूसरी जानिब हम आज बात करने जाएंगे मेडालियन आर्ट की, जो कि एक बहुत एंशिएंट फॉर्म ऑफ आर्ट है, बहुत पुराना है, बहुत कदीम है। और इनिशियली अगर मैं बात करूं तो किंग्स और क्वींस जो होते थे उनके पोर्ट्रेट्स बनाए जाते थे मेडालियन आर्ट के थ्रू। उसके बाद हमने देखा कि क्वाइंस बनाना शुरू हो गए। फिर ये आर्ट आज भी हमें नजर आता है लेकिन बहुत कम जगहों पर। और अगर हम बात करें लाहौर में, तो लाहौर में क्योंकि मैं रहती हूँ तो मुझे पता है कि वहां पर कहाँ पर ये मेडालियन आर्ट आपको नजर आएगा। कहीं फोर्ट्स में आप देखें, कहीं आप श्राइन्स देखें, उनके आपने जो गुंबद, जो टॉम बने हुए होते हैं उसके ऊपर ही तमाम तरह का आर्ट हुआ होता है, जो कि बहुत नफीस भी होता है, लोग बड़ा पसंद भी करते हैं। और इस तरह के वहां पर शीश महल जो है, अगर आप लाहौर में जाएं, मुगल फोर्ट जो है वहां पर अगर आप देखें तो इस तरह का बहुत सा आर्ट जो है वो आपको वहां पर भी देखने को मिलेगा। तो आज ओवरऑल बात करेंगे हम इन्हीं दोनों फॉर्म्स ऑफ आर्ट। ठीक है, हमने आपको बताया कि आज हम बात करने जा रहे हैं कैलीग्राफी के हवाले से और मेडालियन आर्ट के हवाले से। तो ओवरऑल हम बहुत सारी बातें तो बता चुके हैं। तो इन शॉर्ट ये कि कैलीग्राफी ईस्टर्न भी होती है और वेस्टर्न भी होती है और साउथ एशियन भी होती है, लेकिन सबसे बेस्ट जो कैलीग्राफी पूरी दुनिया में मानी जाती है वो होती है इस्लामिक कैलीग्राफी, क्योंकि इसके अंदर वर्ड्स को जो है वो हाईएस्ट एक्सप्रेस करके बताया गया है और उसके अंदर एक्सप्रेशन भी होते हैं। लाइक आप जो है अपनी वर्ड्स के अंदर से, मतलब आपकी जो कैलीग्राफी होती है वो जब लिखी होती है तो आप उसको वैसे ही अट्रैक्ट हो जाते हैं, वैसे ही आप उसकी जबान को समझने लगते हैं। ये वुड्स पर भी होती हैं, दूसरा ये मॉस्क में भी होती हैं और ये बहुत ज्यादा रिच है इस्लामिक कल्चर में। उसकी वजह यह है कि हम देखते हैं कि यहाँ पर अगर हमें शादी कार्ड छपवाना हो या फिर हमें कोई बहुत बड़ा बैनर छपवाना हो या फिर हमें कोई प्रिंटिंग के हवाले से कोई चीज करनी हो तो कैलीग्राफी जो है उसकी अहमियत आज भी उतनी ही है। और जब ये कल्चर आया, इस्लामिक कल्चर आया, उसके बाद इसकी अहमियत और बढ़ गई और लोग ये कहते हैं कि इसके अंदर बड़ी जिद्दत आ गई है। तो आज इसी हवाले से हम बात करेंगे कि किस तरीके से ये खत्ताती जो है की जाती है और कितनी इसमें मेहनत लगती है और क्या क्या चीजें इसमें यूज की जाती हैं और दीगर आर्ट्स के बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले मिलवाएंगे आपको अपने हाथों से ज्वेलरी तैयार करने वाली आर्टिस्ट उरूज जहरा से। इसमें थोड़ी मेहनत तो है लेकिन इसका काम बहुत यूनिक है। हम इसमें अपनी मुख्तलिफ क्रिएटिविटी लेकर आते हैं जिसको हमारे क्लाइंट उसको ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं कि जो हमारी पर्स और साथ हमारी क्रिएटिविटी है या हम दो के काम को हम प्रमोट कर रहे हैं। सारा हमारा काम जो है ये हैंडमेड है। और मिलेंगे लकड़ी से मुजस्मा बनाने वाले अब्दुल जब्बार से और मालूम करेंगे कि वो ये काम कब से कर रहे हैं। आर्ट की जितनी भी फील्ड्स हैं उसमें प्रॉब्ली स्कल्पचर इज़ द टफेस्ट। इसमें बहुत कम लोग आते हैं। अगर मैं कहूँ कि 1000 आर्टिस्ट होंगे और उसमें से 990 जो है वो पेंटर होंगे तो 10 शायद स्कल्पटर हों। स्कल्पचर में मैं यही कहता हूँ कि ये 2 वे कम्युनिकेशन है। कुछ मैं बनाने की कोशिश करता हूँ, कुछ मेरा मीडियम मुझे हिंट्स देता है। मुझे मज़ा आता है कि मैं उस प्रोसेस को एंजॉय करूं और उसमें जो चीज़ें अगर ट्रांसफॉर्म हो रही हैं या चेंज हो रही हैं तो मैं उसको होने दूं। और मिलवाएंगे आपको खुर्रम जुबैरी से जो बहुत अच्छे वुड कार्विंग आर्टिस्ट हैं। मेरा काम मतलब सबसे बड़ा मुझे जो अचीवमेंट लगता है वो ये कि गैर मुस्लिम हैं वो मेरा काम देखते हैं, पसंद करते हैं। और कुरान शरीफ की फिर ऐसी आयत है, वो तासीर है कि वो आगे चल के शायद उन पर असर भी करेगी। बर्मा टीक वुड जो है मोस्ट एक्सपेंसिव वुड है, सबसे अच्छी वुड के समझी जाती है। उसकी लाइफ भी कहते हैं 1000 साल है।
यानी अगर आपने कोई अच्छी चीज़ बना ली, उसको प्रिजर्व कर लिया, तो वो 1000 साल तक ना उसको कीड़ा लगता है ना कुछ होता है, मतलब समझ लें नस्लों तक चलेगा वो। तो आज जनाब बात होगी आर्ट की और आर्टिस्ट की, लेकिन ये सब बताएंगे आपको, उससे पहले नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। जनाब जी जनाब, तो आज जो है खबरें जंग में क्या है, लेट्स सी। अच्छा जी, ये है कि गीदड़ का शेर से क्या मुकाबला, ऐसा कहते हैं प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ। ये मेन लीड का हिस्सा है जंग की। और झूठ बोलने वाला जिसकी जुबान ही काबू में नहीं, लीडर कैसे हो सकता है। नया पाकिस्तान बनाने वालों ने KPK भी बर्बाद कर दिया। कहा हमने कि प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ ने कल बड़ा खिताब किया और आजकल जो बॉडी लैंग्वेज है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रही है प्राइम मिनिस्टर की, और डेफिनेटली होनी भी चाहिए। और उन्होंने साथ साथ कहा कि हमने जो है वो आपके पास एक हुकूमत है, PTI पे तनकीद की और उनको कहा कि आपके पास हुकूमत है KPK में, तो वहाँ पे आपने क्या किया, और उस हवाले से तमाम तनकीद की। और मुखालिफिन, उन्होंने कहा कि मुखालिफिन रोज़ गालियाँ देते हैं, 100 गीदड़ भी आ जाएँ तो शेर खड़ा रहता है। हरीफ यहाँ आकर इलेक्शन लड़ें, जमानत जब्त ना हो जाए तो मुझे कहना, मुखालिफिन की 10 जलसियाँ इस जलसे में समा सकती हैं। तो दोनों तरफ से तनकीद का सिलसिला जारी है, PTI हो या नून लीग हो, अब दोनों आमने सामने हैं। अब देखते हैं कि नून और जुनून की इस लड़ाई में क्या होता है। बहुत ही जबरदस्त था जो है वो कल हमने देखा कि इज्तिमा था जिससे वज़ीर आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ ने खिताब किया लिया में, और हमने देखा कि बड़ी उनकी बटरिंग भी हुई है और कह रहे थे कि जनाब मुझे लिया के लोगों से बड़ा प्यार है, मैं दिन रात सिर्फ इन्हीं के बारे में सोचता हूँ, इन्हीं से मोहब्बत करता हूँ। और मैंने देखा कि बड़े ज़्यादा जो वज़ीर आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ थे उनकी तरफ बड़ा झुकाव था उस अवाम का भी, और अवाम भी जो है वो फुल सपोर्टिव नजर आई। साथ ही साथ हमने देखा ये जो शेर और गीदड़ की बात हुई और एक कहानी जो है वज़ीर आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ ने सुनाई, इसी हवाले से आज यहाँ पर लीड भी लगाई गई है कि शेर और गीदड़ का कोई मुकाबला नहीं, मुखालिफिन का एजेंडा तकरीबकारी है, नवाज शरीफ का ऐसा कहना है। जबकि आपको बताएंगे बिजली के हवाले से उनका कहना था कि हमारी कोशिश होगी कि बिजली की कीमतों को भी जो है वो हम कम कर दें, लेकिन मैं उससे पहले ये कहना चाहूंगी कि प्लीज पहले बिजली हमें मुहैया कर दें। कल भी हमने देखा कि कराची में बहुत से बड़े बड़े इलाकों में इनफैक्ट आधी रात जो है वो लाइट ही नहीं थी। इवन डिफेंस में भी, डिफेंस जैसे एरियाज में भी वहां पर हम देख रहे थे कि लाइट नहीं थी। तो ये बड़ी अफसोसनाक बात है कि आप पहले कीमतें कम करने से पहले हमें बिजली को आप जरा फराहम कर दें, उसके बाद कीमतें। चलिए जी, बिजली की बात हो रही है, गैस की बात हो रही है, तो उस हवाले से यहाँ पर मेन लीड है। और लेट्स सी कि क्या मेन लीड है। मुश्तरका मुफादात कौंसिल का इजलास हुआ है, पानी बिजली और गैस के मंसूबों पर सिंध KPK बलूचिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ात। ठीक है, ये अच्छी बात है कि एटलीस्ट इजलास हो रहे हैं और ये तमाम लोग अपने अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह कर रहे हैं इस इजलास में, और किसी सूबे से ज्यादती नहीं होगी। वज़ीर आज़म फूड प्रोग्राम मंसूबों की मंजूरी, नवाज शरीफ की मसरूफियात एजेंडा नामुकम्मल। तो इस हवाले से यहाँ पर मेन लीड लगी हुई है। जबकि एक और मेन लीड है कि कशीदगी के खात्मे के लिए वज़ीर आज़म आर्मी चीफ की आज मुलाकात का इम्कान है, और देखा जा रहा है जो भी सिविल मिलिट्री कशीदगी चल रही है तो होपफुली वो सॉल्व होने जा रही है। अच्छा, इसी हवाले से सेम जो खबर है वो यहाँ पर लगाई गई है, जिसमें वज़ीर आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ ने इस बात की यकीनी कराई है कि कहीं पर भी किसी भी सूबे के साथ ज्यादती नहीं होगी और सबके साथ जो है वो हम एक ही जैसा रवैया रखेंगे। अच्छा, अगर मेन इस वक्त हेडलाइन की बात करूँ मैं एक्सप्रेस की, तो वो है जनाब सुप्रीम कोर्ट में समाअत। आज एक अहम समाअत मुतवक्के है। पनामा पर JIT के लिए खुसूसी बेंच कायम कर दिया गया है और आज से हम देख रहे हैं कि समाअतों का सिलसिला एक बार फिर से शुरू होगा। JIT जो है वो रिपोर्ट करेगी इस बेंच को, और लेट्स सी कि कुछ टाइम तक क्या इस तमाम केस से निकलता है। तो ये तो जनाब एक और यहाँ पर खबर है। उसके अलावा अगर आगे हम बात करें तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अफवाज का दहशतगर्दों के खिलाफ मुश्तरका ऑपरेशन पर इत्तफाक, और बड़ी अच्छी बात है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अफवाज जो है वो इस दहशतगर्दी के खात्मे के लिए एक पेज पर आ चुके हैं, क्योंकि पाकिस्तान तो शुरू से ही कोशिशें कर रहा था, लेकिन अफगानिस्तानी अफवाज ने भी जो है वह पाकिस्तान का साथ देने की ठानी है, और उम्मीद करते हैं कि इस मुश्तरका ऑपरेशन से कोई ना कोई फायदा जरूर निकलेगा। ठीक है, अच्छा, आपने पनामा केस के हवाले से बात की और उसकी लीड भी बताई, तो यहाँ पर जंग में भी उसी हवाले से यहाँ पर लीड लगी हुई है कि सुप्रीम कोर्ट का अमल दरामद बेंच का इंक्वायरी का फैसला देने वाले तीनों जजेस रुकनी समाअत आज होगी। अच्छा, अब कुछ शॉर्ट न्यूज़ शामिल कर लेती हूँ, और वो शॉर्ट न्यूज़ बड़ी इंटरेस्टिंग भी है आज की, कि PTI ने इलेक्शन कमीशन का ज़ाब्ता अखलाक फिर से चैलेंज कर दिया, यानी चैलेंज कर दिया, और पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे भरपूर अंदाज में मनाया जा रहा है। जी हाँ, बिल्कुल, ये बड़ी ज़बरदस्त बात है, और बल्कि मैं आपको बताऊं भी कि आज ही का वो दिन था जिस दिन न्यूज़ से पहली दफ़ा इसी स्टूडियो से फॉरेन फोकस से ऑन ईयर हुई थी, और जितने भी सहाफ़ी हैं उनको आज का दिन बहुत बहुत मुबारक हो। और आज जो है वो दुनिया भर में वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे मनाया जा रहा है। अच्छा, वज़ीर आज़म की रेलवे सलून कमर्शियल ने करने की हिदायत, और दूसरी जो यहाँ पर शॉर्ट न्यूज़ है वो है बिजली का शॉर्टफॉल,
4000 मेगावाट हो गया है। और तुर्कम बॉर्डर से खबर है कि तुर्कम बॉर्डर पर 8000 गाड़ियां पाकिस्तान आमद की मुंतजिर हैं। तो ये है जंग की मेन लीड्स। और अब आप बताएं आपके पास कौन कौन सी? अच्छा जनाब, डॉन की अगर मेन लीड की बात करूं तो वो सेम यही खबर है कि सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स, इम्प्लीमेंटेशंस बेंच फॉर्म्ड और अब ये समातों का सिलसिला शुरू हो गया, जो उम्मीद करते हैं कि अब किसी हल की तरफ ही जाए। अच्छा, दूसरी खबर जो है वो न्यू दिल्ली वांट अगेंस्ट मिस एडवेंचर एंड द थर्ड न्यूज जो कि इस वक्त डॉन में लगाई गई है वो है पाकिस्तान टू वर्क विद काबुल दिल्ली ऑन वाटर मैनेजमेंट। तो ये जो है वो तीनों आज की अहम खबरें डॉन के पेपर में भी। ठीक, अच्छा, बिजनेस रिकॉर्डर का अगर रुख करें तो बिजनेस रिकॉर्डर में जो है यहाँ पर एक पिक्चर भी है जिसमें इस्लामाबाद की पिक्चर है कि प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ चेयर्स द काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट और CCI मीटिंग की ये पिक्चर है जो यहाँ पर लगाई गई है। और इसके अलावा जो मेन लीड है वो है ECC एक्यूज्ड ऑफ ओवर स्टेपिंग द मार्क। और एक और जो यहाँ पर मेन लीड है वो डॉन लीग सिविल मिलिट्री टेंशन परसिस्ट, वही जिसके हवाले से आज कहा जा रहा है कि वज़ीर आज़म की आर्मी चीफ से मुलाकात मुतवक्किल है टेंशन के हवाले। ये जो है जंग की और बिजनेस रिकॉर्डर की खबरें हैं। चले जनाब आगे बढ़ते हैं और मुख्तलिफ शहरों का रुख करेंगे, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे लाहौर की। और वहाँ पर मौजूद है हमारे नुमाइंदे तारिक खान। लाहौर में भी आज आज़ादी सहाफ़त के दिन के हवाले से बहुत सी तकरीबात मुनक्किद हो रही हैं। तारिक खान से ही तफसीलात जान लेते हैं। जी तारिक। जी, लाहौर में आज कई तकरीबात है। आज मौसम जो है लाहौर का थोड़ी सी उससे बात हो जाए, क्योंकि कुछ गर्मी थी कुछ आज, लेकिन आज बहुत खूबसूरत मौसम है। बादल जो हैं वो छाए हुए हैं, हवा जो है वो हल्की हल्की चल रही है और एक खूबसूरत मौसम जो है वो एंजॉय कर रहे हैं लाहौर के शहरी। इसके साथ साथ खालिद लतीफ़ जो हैं क्रिकेटर, जो स्पॉट फिक्सिंग में मुलविस थे, उन्होंने जो ट्रिब्यूनल था जहां PCB का जो इस हवाले से बनाया गया था उसमें 5 तारीख ली थी और 5 मई को उनको तलब किया गया था इस हवाले से कि वो जवाब जो दाखिल करवाएंगे। आज उनकी जानब से लाहौर हाई कोर्ट में इंट्रा कोर्ट अपील दायर होने जा रही है और उनके वकील का कहना है कि वो जो सिंगल बेंच का फैसला था लाहौर हाई कोर्ट का उसको चैलेंज करेंगे, क्योंकि जो ट्रिब्यूनल बनाया गया था PCB की जानिब से उसमें ख़ास तौर पे उनके कवानीन जो हैं वो वज़ा नहीं किए गए थे और ये गैर कानूनी ट्रिब्यूनल था, उसकी कोई इख्तियारात नहीं थे, लिहाजा उनका गज़टेड नोटिफिकेशन भी जारी नहीं हुआ था। तारिक खान अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कि चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार ने पनामा दस्तावेजात केस में 20 अप्रैल के फैसले पर अमल दरामद के लिए 3 रुकनी खुसूसी बेंच मुकर्रर कर दिया है। खुसूसी बेंच आज 1:30 बजे मुश्तरका तहकीकाती टीम की तश्कील के लिए हतमी अमल दरामद को यकीनी बनाने बैठेगा। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं इस्लामाबाद से आज न्यूज़ के नुमाइंदे यासिर नज़र से। जी यासिर नज़र, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, आज भी शहर इक़्तिदार में पनामा केस के हवाले से जो JIT तश्कील देने के हवाले से उसको हतमी शक्ल दी जाएगी। उससे 3 बजे आज वो इजलास है जिसमें इसको फ़ाइनल किया जाएगा। जबकि आज वज़ीर ख़ारजा जो जवाद ज़रीफ़ हैं ईरान के, वो भी पाकिस्तान पहुँच रहे हैं। आर्मी चीफ़ और जो दीगर वज़ीर आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ और जो दीगर वज़ीर दाखिला से भी मुलाकात करेंगे। साथ साथ आपको ये भी बताएं क्योंकि आज हनीफ अब्बासी की तरफ से इमरान खान और जहांगीर तरीन की नाअहली के लिए दरख्वास्तें दी गई हैं कि उनकी भी ऑफशोर कंपनी जो सुप्रीम कोर्ट आज उनकी भी समाअत करेगा। साथ चकवाल के इलेक्शन के हवाले से भी आपको बताएं, इलेक्शन कमीशन ने आज खुद नोटिस लिया था और जो ख़वातीन ने वोट नहीं डाले थे उसकी भी आज इस्लामाबाद में इलेक्शन कमीशन में समाअत होनी है। तो इस तरह मजमूई तौर पे ये चंद बड़े जो केसेस हैं उनकी आज शहर इक़्तिदार में समाअत होनी है और उन सब की नज़रें भी उन पे ही लगी हैं। लेकिन आज जो शहर इक़्तिदार के मौसम के बारे में भी आपको बताएं, सुबह से हल्की हल्की बूंदाबांदी का सिलसिला जारी है, ठंडी हवाएं भी चल रही हैं और मई के आगाज़ में ही जो मौसम है शहर इक़्तिदार का खुशगवार है। जबरदस्त, बहुत शुक्रिया यासिर नज़र, आप हमें अपडेट कर रहे थे। कहीं पर बारिश है तो कहीं पर लेकिन कराची में इस वक्त गर्मी ही है। लेकिन अनम कल ही हम बात कर रहे थे, कल मौसम अच्छा हो गया था। कल जब मैं घर वापस जा रही थी तो मौसम काफी अच्छा था। अच्छा, हाँ। मुझे तो पता नहीं क्यों लगता है कि कराची में एक ही जैसा मौसम होता है। उम्मीद करते हैं कि कराची में भी ये अब्र करम बरसे। आगे बढ़ते हैं और अब रुख करते हैं सक्खर का, जहाँ पर सेहत की नाक़िस सूरत-ए-हाल के बारे में हमें बताएंगे नुमाइंदा आज न्यूज़ जमील मुग़ल। जी जमील। जी, सक्खर सिंध का तीसरा बड़ा शहर तो कहा जाता है, लेकिन यहाँ पे सेहत की सहूलतें जो है मैसर नहीं है। हालांकि ये सियासी ताकत तरीन जो है हमारा ज़िला है। यहाँ पे अपोजिशन लीडर सैयद खुर्शीद अहमद शाह हैं, सेनेटर इस्लामुद्दीन शेख हैं, उनका बेटा नुमान इस्लाम शेख MNA है, उनका भी बेटा जो है वो यहाँ पे मेयर है। उसके बावजूद सक्खर में सेहत की बुनियादी सहूलतें मैसर नहीं है। गरीब लोग बहुत बड़ी तादाद जो है यहाँ पे आती है, सुबह पर्ची लेती है और उन्हें यहाँ पे कोई सहूलत नहीं मिलती। दवाइयाँ सस्ती मिल जाती हैं लेकिन महंगी दवाइयाँ उनको बाहर से लानी पड़ती हैं।
अगर हम मशीनरी की बात करें तो यहाँ पे जदीद मशीनरी मौजूद है, MRI भी है और समेत तमाम मशीनरी यहाँ मौजूद है, लेकिन यहाँ डॉक्टर नहीं है, कोई अच्छा डॉक्टर नहीं है। मेडिकल कॉलेज भी मौजूद है, हमें मेडिकल कॉलेज से फ़ायदा उठाना चाहिए कि यहाँ पे अच्छे प्रोफेसर हैं, अच्छे डॉक्टर हैं, लेकिन यहाँ पे जो अच्छे प्रोफेसर हैं, डॉक्टर हैं, वो सिविल अस्पताल पे तवज्जो नहीं देते। उनकी अपनी क्लिनिक तो उनकी आबाद हैं, लेकिन सिविल अस्पताल जो है वो मगर उसको कहें कि मजबा खाना बन चुका है। एक जो जिसकी तबीयत ख़राब होती है, बुखार वाला होता है या दीगर मसाइल से आदमी आता है तो वो एक बीमारी छोड़ के और 10 बीमारियाँ लेके जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो इंडोर की हालत है और आउटडोर की हालत है वो बहुत इंतहाई नाकिस है। एयर कंडीशन तो लगे हुए हैं, लेकिन एयर कंडीशन ख़राब हैं, तकरीबन यहाँ पे 90% जो है एयर कंडीशन ख़राब हैं, जिसकी वजह से आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जब बिजली जाती है, क्योंकि बिजली का लोड शेडिंग, गैर एलानी लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा है, जब बिजली जाती है तो आवाम को और ज़्यादा मुसीबतें हल करनी पड़ती हैं। इस वक्त भी आप देख रहे होंगे सैकड़ों अफराद जो है मेरे पीछे खड़े हुए हैं पर्ची लेने के लिए। गरीब लोग यहाँ आते हैं, अमीर तो यहाँ का आना या नामुमकिन है, गरीब लोग आते हैं कि हमें जो है यहाँ से दवाएं मिलेंगी, सस्ता इलाज होगा, लेकिन यहाँ पे मुगल अपडेट कर रहे थे। आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं और आपको बताएं कि दुनिया भर की तरह आज आज़ादी सहाफ़त का दिन मनाया जा रहा है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा आज न्यूज़ कफील अहमद से। जी कफील अहमद, अपडेट कीजिए आज़ादी सहाफ़त के हवाले से आज शहर कायद में क्या एक्टिविटी होने जा रही है? देखिए सब आपको बताएंगे आज़ादी सहाफ़त का आलमी दिन आज जो है वो मनाया जा रहा है। इस हवाले से अगर देखा जाए तो मुल्क भर की तरह कराची में भी जो है वो तकरीबात का इनेकाद जो है वो किया जाएगा दोपहर के बाद, और जो है वो स्पेशली एक रैली का इनेकाद किया गया है जो कि शाम 4 बजे के बाद कराची प्रेस क्लब पहुँचेगी। मुख्तलिफ तंजीमों की जानिब से जो आज जो अपना सेमिनार और तकरीबात को जो है वो इनेकाद किया गया है, अपना जिसमें इस बात को फोकस किया जाएगा कि इस वक्त का जो सहाफ़ी है, इस पर स्पेशली अगर हम कराची की बात करते हैं तो उसे जो है वो किन मसाइल का सामना है कि, और जो इसके अलावा जो तमाम यूजेज़ हैं जो कि कराची यूनियन ऑफ अपना जर्नलिस्ट हैं, उन्हें वो इनके मामलात को हल करने के लिए कितनी संजीदा हैं और इनके लिए क्या क्या इक़दाम कर रही हैं। अगर हम बात करते हैं पाकिस्तान में दहशतगर्दी के हवाले से तो उसमें सहाफ़ी जो बरादरी है उसको खास से मसाइल का सामना रहा है गुज़िश्ता 8-10 सालों के अंदर। ये इसी बात को फोकस करते हुए उनकी जो माली मामलात हैं या कि उनकी फैमिलीज़ हैं, ऐसे लोग जो कि अब यहाँ से इस दुनिया से जा चुके हैं, ऐसे सहाफ़ी उनकी फैमिलीज़ को भी जो है वो सपोर्ट करने के लिए जो है वो खास तकरीबात का इनेकाद किए गए और उनकी फैमिलीज़ ना सिर्फ ये कि शरीक होंगी बल्कि उन्हें जो है वो सपोर्ट भी किया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया। आप हमें अपडेट कर रहे थे कफील अहमद करार इक़्तिदार में भी और शहर कायद से भी हमने जो है वो अपडेट्स हासिल की हैं। सखर भी था आज हमारे साथ। आगे बढ़ते हैं और गुड मॉर्निंग आज में कुछ मजीद न्यूज़ स्टोरीज भी आपको बताते चलते हैं, जिसमें सबसे पहले आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने पनामा केस के फैसले पर अमल दरामद और मुश्तरका तहकीकाती टीम की तश्कील के लिए खुसूसी बेंच तश्कील दे दिया है। बेंच के सरबराह जस्टिस एजाज अफजल खान होंगे। दीगर अरकान में जस्टिस शेख अजमत सईद और जस्टिस एजाजुल हसन शामिल हैं। खुसूसी बेंच आज 1:30 बजे मुश्तरका तहकीकाती टीम की तश्कील के लिए हतमी अमल दरामद को यकीनी बनाने के लिए बैठेगा। जी बिल्कुल, ये खुसूसी बेंच बैठ रहा है आज 1:30 बजे। लेट्स सी व्हाट विल हैपन। ओके, उमरकोट की बात कर लेते हैं। उमरकोट के इलाके कंडरी में पीटीआई रहनुमा जैद तालपुर ने गुंडागर्दी दिखाई, साथियों के हमरा थाना कंडरी पर धावा बोल दिया, एसएचओ को धमकियां दी और थाने में एसएचओ की कुर्सी पर कब्जा कर लिया। इस दौरान एसएचओ जैद तालपुर से मुआफी मांगता रहा। मीडिया पर खबर नशर होने के बाद जैद तालपुर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और ये बहुत अच्छी बात है। हम देख रहे हैं कि अब हमारे पाकिस्तान में जो है वो लॉ बहुत सख्त होता जा रहा है। और आपको बताएं कि मुश्तरका मुफादात कौंसिल ने सैलाब से बचाव के लिए 177 अरब रुपए का मंसूबा मंजूर कर लिया है। कौंसिल ने कच्ची कैनाल मंसूबे की लागत बढ़ने के स्कैंडल में मुलविस ऑफिसर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का भी फैसला किया है, जबकि कौंसिल ने बिजली की तकसीम और तरसील के कानून में तरमीम की मंजूरी भी दे दी है। चले जी, CCI मीटिंग के कुछ तो फायदे हुए। आगे बढ़ते हैं और लेते हैं यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक, जिसके बाद शामिल करेंगे खाना बनाने का झटपट तरीका। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग। और अब बात कर लेते हैं यस्टरडे टॉप स्टोरी के हवाले से। आपको बताएं कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान डीजी मिलिट्री ऑपरेशंस की सतह पर राब्ता हुआ है, जिसमें पाकिस्तान ने भारतीय फौजियों की लाशें मस्क करने के इल्जामात को मुस्तरद करते हुए कहा है कि ऐसी हरकतें मकबूजा कश्मीर के हालात से तवज्जो हटाने की कोशिश है। तर्जुमान पाक फौज के मुताबिक पाकिस्तान और भारत के DGMOs के दरमियान हॉटलाइन पर राबता हुआ, जिसमें पाकिस्तानी DGMO ने भारतीय हम मनसब पर वाज़ेह किया कि फौजियों की लाशें मस्क करने के इल्जाम में कोई हकीकत नहीं है।
पाक फौज ने ना तो जंग बंदी के मुआहिदे की खिलाफ वर्जी की है और ना ही लाइन ऑफ कंट्रोल को अबूर किया है। ISPR के मुताबिक भारत इल्जाम मकबूजा कश्मीर के हालात से आलमी बिरादरी की तवज्जो हटाने की साजिश है। भारत की किसी भी जंगी मुहिम का जवाब मर्जी के मकाम और वक्त के मुताबिक भरपूर तरीके से दिया जाएगा। फौज की जानिब से जारी बयान में ये भी कहा गया है कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर निहत्ते शहरियों को निशाना बनाने का भारतीय सिलसिला बंद होना चाहिए। और अब अखबारात के एडिटोरियल में कॉलमिस्ट क्या लिख रहे हैं, इस पर नजर डालने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अनवार हाशमी साहब लाहौर स्टूडियो से। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग, बिल्कुल ठीक जी। अनवार साहब ये बताइएगा कि आज इदारे क्या लिख रहे हैं। वैसे तो सारी बात जो है वो डॉन लीक्स के आसपास ही घूम रही है, चाहे ट्वीट्स हो चाहे फिर और किस्म के मुकालमे हो, क्या इस वक्त लिख रहे हैं इदारे? देखें, लोग तो सियासतदानों पे बड़ी तनकीद करते हैं, लेकिन आप देखें कि गवर्नमेंट में हो या अपोजिशन में, प्लानिंग ऐसी करते हैं कि हमें दाल रोटी और मसाइल की बात नहीं करने देते, हमें जो है मुसलसल उलझाए रखते हैं डॉन लीक्स में, पनामा लीक्स में, और इसी तरह अपना टेन्योर जो है वो पूरा करते हैं। हम चाहते हैं बुनियादी मसाइल, लेकिन आज भी आप देखें अखबारात जो है इसी तरह मुख्तलिफ आर्टिकल्स और एडिटोरियल जो है इन्हीं ताज़ा इशूज़ पे हैं। तो मैंने सेलेक्ट किया है रोज़नामा दुनिया में हारून रशीद का कॉलम जो है, बहुत ही सीनियर कॉलम निगार हैं, ख़ास तौर पे उनका राइटअप बहुत ही शानदार होता है। तो उन्होंने लिखा है ट्वीट की सियासत पे जो इन दिनों चल रही है चौधरी निसार के दरमियान, ISPR के दरमियान, डॉन लीक्स के इशू पे। तो वो अपने कॉलम का आगाज़ जो है वो एक शेर से करते हैं, इशारतन वो नवाज शरीफ से कहते हैं कि दिलों की उलझनें बढ़ती रहेंगी अगर कुछ मशवरे बाहम न होंगे। तो मैं उनमें से कुछ इक्तबास पढ़ता हूँ कि वो लिखते हैं कि काबिल फ़हम तो चौधरी निसार का अंदाज़े फ़िक्र भी नहीं कि बैक वक्त वज़ीर आज़म और अस्करी क़यादत से नाला हैं। फिर वो लिखते हैं कि ट्वीट जनरल आसिफ गफूर का नहीं, जनरल बाजवा का था। और बेत अपना छावनियों का दौरा करने वाले जनरल बाजवा को अपने अफसरों के दबाव का सामना था, इसलिए ये करना पड़ा। फिर वो ये लिखते हैं हारून रशीद कि सुराग ये लगाना था कि मशकूक अखबार नवीस को खबर किसने दी। फिर वो लिखते हैं कि मियाँ साहब बादशाह आदमी हैं, समझते नहीं कि माजी की तलखियाँ भुला देने में जनरल बाजवा का कोई सानी नहीं, मगर राना सनौल्ला और चौधरी निसार का क्या करें। मसला सिर्फ एक मुलाकात से हल हो सकता है, मगर मियाँ साहब साथियों को एहतियात का हुक्म दें। और फिर वो क्लोजिंग भी उसी शेर पे करते हैं कि मियाँ साहब दिलों की उलझनें बढ़ती रहेंगी अगर कुछ मशवरे बाहम न होंगे। जी हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, दिलों की उलझनें भी बढ़ती रहेंगी, मसाइल भी बढ़ते रहेंगे जब तक ये मसाइल हल नहीं होंगे। फिलहाल अब इस वक्त हमें ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी सलमान गनी साहब। सर वेलकम टू गुड मॉर्निंग। आज दुनिया भर में वर्ल्ड फ्रीडम प्रेस डे भी बनाया जा रहा है, इस हवाले से क्या कहेंगे आप? देखें, ये वर्ल्ड फ्रीडम डे इसलिए मनाया जाता है कि सहाफ़ियों को अपने काम करने की किस हद तक आज़ादी है, और आज़ादी सहाफ़त पे जो हमारे साथी दोस्त रिपोर्टर्स कैमरामैन जो इस पे निशावर हो गए हैं, उनकी कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश करना है। दुनिया के अंदर जमहूरी माशरों के अंदर आज़ादी सहाफ़त को इसलिए यकीनी बनाया जाता है कि ये उनकी तरक्की की अलामत होता है, ये इस्तेहकाम की बात होती है। और पाकिस्तान में जो आज़ादी सहाफ़त है, देखें बात यह कि मैं मादर पिदर आज़ादी के खिलाफ हूँ। अभी मेरे भाई हाशमी साहब जो बात कर रहे थे डॉन लीक्स के हवाले से कि कुछ चीज़ों में हमें अपने कौमी मफादात भी देखने होते हैं, हमें अपने अदारों की इज्जत व तकरीम भी यकीनी बनानी होती है, हमें इंसानी हकूक़ की बात भी करनी होती है, हमें कौमी और अवामी मसाइल के हल के लिए अपना किरदार अदा करना होता है। कि दुनिया के जमहूरी माशरों में ख़ास तौर पर अमरीका के अंदर देख लें कि अफगानिस्तान पे हमले के दौरान उन्होंने डिक्टेशन जारी की थी अपने मीडिया को कि वो अफगानिस्तान में जहन्नुम हासिल होने वाले अमरीकी फौजियों की खबर नहीं देंगे, तो वो खबर नहीं आई थी। अब डॉन लीक्स में एक नई सूरत हाल पाकिस्तान में तारी है, हमारी हुकूमत इसमें खासी दबाव में है, लेकिन बात यह है कि हमें अपनी आज़ादी सहाफ़त को जिम्मेदारी के साथ मशरूत करना है। इस तरह की खबरों की इशाअत से गुरेज बचना चाहिए जिसका दुश्मन फायदा उठा सके। मैं समझता हूँ ये डॉन लीक्स जिस सूरत हाल में आई थी, जिनमें हसास हालात में आई थी, वो जर्नलिस्टों को पता है। और मैं समझता हूँ जितनी जल्दी इस पे काबू पा लिया जाए इस सूरत हाल पे, ये पाकिस्तान के हवाले से भी बेहतर है और पाकिस्तान के कौमी मफादात के हवाले से भी और पाकिस्तान की सहाफत के हवाले से भी बेहतर है। ठीक है सलमान गनी साहब, इस हवाले से तो हमने बात की है। इस वक्त हमारे साथ अनवार हाशमी साहब भी इस लाहौर स्टूडियो से मौजूद हैं और उनके पास भी आपका एक कॉलम है जो कि डॉन लीक्स के हवाले से ही है, उन्हीं की जानिब बढ़ेंगे, वो भी आपसे कुछ पूछना चाह रहे हैं। जी ओवर टू यू।
जी सलमान गनी साहब, ये इत्तफाक अच्छा है कि मैंने जो हारून रशीद का कालम पढ़ा है ट्वीट की सियासत के हवाले से, तो उसके बिल्कुल एंड पे वो आपका जिक्र करते हैं, क्योंकि मैं 2 दिन से आपके भी तजिए दुनिया रोजनामा दुनिया के फ्रंट पेज पे पढ़ रहा हूँ, तो आपने भी ये डॉन लिस्ट के हवाले से बात की है। तो हारून रशीद ने एक लाइन लिखी है कि सलमान गनी ने भी ये लिखा है कि चौधरी निसारी जो है उसको जिम्मेदारी सौंपी गई है, लेकिन मरियम नवाज ने ट्वीट के जरिए तरदीद की है। तो वो आपके बारे में ये क्या कहना चाहते हैं हारून रशीद साहब? ये संडे के रोज एक इजलास हुआ प्राइम मिनिस्टर साहब की सदारत में, गैर रस्मी इजलास था। उसमें 4 लोग मौजूद थे, चौधरी निसार, इसहाक डार, शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज, फवाद हसन फवाद। ये वो लोग हैं जहाँ पर जो एक तरफ पार्टी की सीनियर लीडरशिप है, हुकूमती जिम्मेदारान है, फिर इनके एस्टेब्लिशमेंट से भी अच्छे राब्ते हैं, और माजी के अंदर भी वे एस्टेब्लिशमेंट से राब्तों की जिम्मेदारी चौधरी निसार और शहबाज शरीफ की थी, और उन्होंने इस जिम्मेदारी को निभाया है। मैंने इस हवाले से खबर दी थी कि दोबारा उन्हें जिम्मेदारी सौंपी गई है कि इस सूरत के तदारक के लिए वो अपना रोल अदा करेंगे। देखिए, मरियम नवाज मेरे लिए भी बड़ी काबिल एहतराम है, लेकिन ना तो वो इजलास में मौजूद थी, ना वो लाहौर में मौजूद थी। ये ट्वीट जब मैंने बात की उसके फौरी बाद उनका ये ट्वीट जारी हुआ, मेरा ख्याल है ये लाइलमी की बुनियाद पे था। और मैं आज भी समझता हूँ कि एस्टेब्लिशमेंट से राब्तों की जिम्मेदारी चौधरी निसार की और शहबाज शरीफ की है, और ये मामला आने वाले 72 घंटे के अंदर किसी हद तक जो है इस पे काबू पा लिया जाएगा। जी ठीक है, आने वाले सलमान गनी साहब मुख्तसर सा बता दें, सॉरी जी बोलिए अनवर हाशमी साहब। मुख्तसर सा बता दें, टाइम थोड़ा है, कि क्या असल नाम बताए बगैर मसला हल हो जाएगा? देखिए, बात यह है कि मैं इसीलिए कह रहा हूँ गवर्नमेंट दबाव में है कि जिन लोगों को इन्होंने डायरेक्टिव जारी किया है, जिन पे जिम्मेदारी डाली गई है, अनवार आप खुद रिपोर्टर हैं, आप ज्यादा बेहतर जानते हैं कि ये इन पे तो जिम्मेदारी ये डाली गई है कि इन्होंने खबर रुकवाने की कोशिश नहीं की। असल बात यह है कि खबर निकली कहाँ से, खबर बनाई किसने और खबर लगाई किसने। जब तक ये मामला हल नहीं होगा, मेरा ख्याल ये बात जो है खत्म नहीं होगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया सलमान गनी साहब, आप हमारे साथ थे और इस अहम कॉलम पर आपने बातचीत भी की है। अनवर हाशमी साहब भी हमारे साथ लाहौर स्टूडियोज में हैं। अनवर साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया कि आज ये 2 अहम कॉलम जो है मुज़ेर बहस है। और इस बात भी यही पैदा होती है कि सिविल मिलिट्री खत्म करने के लिए इमीडिएटली इस वक्त हुकूमत को क्या स्टेप्स लेने पड़ेंगे, इस सब पर जो है वो आगे चलकर पता चलता भी रहेगा और मजीद तफसीली तौर पर भी आपको आगाह करेंगे। जी हाँ बिल्कुल। अभी आपको बताएं कि फलस्तीनी तंजीम हमास ने एक नई पॉलिसी का ऐलान कर दिया है, जिसके मुताबिक हमास ने पहली बार 1967 से कबल की सरहदों के मुताबिक एक अबूरी फलस्तीनी रियासत के क़याम पर रजामंदी जाहिर की है, लेकिन इस पॉलिसी में इसराइल को तस्लीम नहीं किया गया। फलस्तीन की तंजीम हमास ने 1988 में एक चार्टर जारी किया था, जिसमें तहरीक शनाख्त मौक़िफ़ और मकासद का अहाता किया गया। इस चार्टर के बाद हमास ने पहली बार अपनी पॉलिसी का तहरीरी ऐलान कर दिया है, जिसमें कहा गया कि हमास की जद्दोजहद यहूदियों के खिलाफ नहीं बल्कि काबिज सहूनी जारियत पसंदों के खिलाफ है। हमास के मुताबिक ये नई दस्तावेज इनके 1988 के चार्टर का नेमो बदल नहीं है, लेकिन इससे 1967 में कायम किए जाने वाले सरहद को तस्लीम करते हुए फलस्तीन की आज़ादी के ख्वाहिशमंद हैं। नए दस्तावेज में हमास ने अबूरी फ़लस्तीनी रियासत के क़याम पर रजामंदी तो जाहिर की है, ताहम इसराइल के वजूद के हक़ को तस्लीम नहीं किया है। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के तर्जुमान का कहना था कि हमास दुनिया को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रही है, मगर वो इसमें कामयाब नहीं होगी। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग। और जनाब, आज हम बात कर रहे हैं आर्ट की। तो जनाब, इस काम में खवातीन भी किसी से पीछे नहीं है, मर्दों से पीछे नहीं है। ऐसी ही एक कराची की उरूज जहरा भी है जो खुद अपने हाथों से बहुत अच्छी ज्वेलरी डिजाइन करती है। जी हाँ, लेकिन इस काम में इन्हें कितना वक्त दरकार होता है और कितनी मेहनत लगती है इस काम में, ये आपको बताएंगे उरूज जहरा। हमारी टीम ने उनसे बात की है, आइए सुनते हैं कि क्या कह रही है। मेरा नाम उरूज
ज़हरा है, मैं दुआस क्रिएशन से काम कर रही हूँ। बेसिकली जब हमारे पास बहुत सारी चीज़ें सामने होती हैं और हम काम शुरू करते हैं, उसके बाद फिर वो डिज़ाइन खुद ब खुद आना शुरू हो जाते हैं ना। ये नहीं कि पहले से कोई डिज़ाइन हमने प्लान किया हुआ होता है। जब हमारे पास बीड्स हैं, पर्ल हैं, या हम हार्ट शेप में हमने कोई चीज़ ली है, तो उसमें मुख्तलिफ चीज़ें जब हमारे पास सामने होती हैं तो सामने रखते हुए वो डिज़ाइन खुद ब खुद हमारे जहन में आ रहे थे। तो उसमें फिर हम सेट्स भी उठा लेते हैं कि सेट्स को हमने किस तरह से डिज़ाइन करना है, या हमने इसकी बैंगल्स को किस तरह से करना है। इसमें थोड़ी मेहनत तो है, लेकिन इसका काम बहुत यूनिक है। हम इसमें अपनी मुख्तलिफ क्रिएटिविटी लेकर आते हैं, जिसको हमारे क्लाइंट उसको ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं कि जो हमारी पर्ल्स और गोटे के साथ हमारी क्रिएटिविटी है, या हम डो के काम को हम प्रमोट कर रहे हैं। सारा हमारा काम जो है ये हैंडमेड है। जैसे फॉर एग्जांपल हम बैंगल्स बना रहे हैं, तो उसमें हम रिबिन है हमारे पास, हम थ्रेड वर्क उसमें यूज़ कर रहे हैं, लेसिस हैं मुख्तलिफ तरीके की जो हम उसमें यूज़ कर रहे हैं। मुख्तलिफ क्रिएटिविटी ला के हम मुख्तलिफ डिज़ाइन जो है वो ग्रेजुअली हम बढ़ाते चले जा रहे हैं। तो में हमारे ज़्यादातर जो पसंद किए जा रहे हैं वो गजरे के हैं, जो कि मुख्तलिफ ये कि गजरे यूज़ होते हैं, फेंक दिए जाते हैं हमारी जैसे वेडिंग्स वगैरह पे, लेकिन ये कि वो लॉन्ग टाइम होता है, तो हमें उसका फीडबैक बहुत अच्छा मिल रहा है कि लोग अब मोस्टली वो यूज़ कर रहे हैं। या गिव अवेज में अब जैसे ये है माथा पट्टी है या टीका है, मांग टीका जो यूज़ हो रहा है, वो हमसे बहुत ऑर्डर पे लिए जा रहे हैं। बैंगल बेस पे हमने जो है वो रिबिन लगाया, रिबिन को रैप किया, उसके बाद हमने लेस की जो बेल थी वो हमने कवर की, उसके बीच में फिर जो है हमने एक जो लेस थी उसको किया। तो उसमें टाइम टेकिंग है, एक एक नेक को आप जो है वो रैप कर रहे होते हैं, वो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग होता है। डिज़ाइन जो है वो मुख्तलिफ नौइयत के मुख्तलिफ वक्त के लिहाज से आते रहते हैं, उसमें चेंजिंग आती रहती है। कभी जो क्लाइंट होता है उसके माइंड पे हम चल रहे होते हैं। कोई क्लाइंट होता है कि वो पुराने डिज़ाइन को फोकस करके चल आया हुआ होता है हमारे पास, और कुछ होते हैं उसमें भी क्रिएटिविटी चाह रहे होते हैं, या वो कुछ हम पे इतना ट्रस्ट अब करने लगे क्लाइंट्स कि जी हमें ये चाहिए और आपने डिज़ाइन करके देना है। तो उसमें ये होता है कि फिर वो हम पे डिपेंड करता है, और वो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा है कि फिर हमें क्लाइंट जो होता है बहुत खुश होकर जाते हैं कि जी हमें बहुत अच्छी चीज़ मिल गई है। तो उरूज ज़हरा की बातें आपने सुनी, कितनी ज़बरदस्त ये ज्वेलरी डिज़ाइन करती हैं, और आर्ट कोई भी हो उसके लिए क्रिएटिव माइंड की ज़रूरत होती है और पैशन की ज़रूरत होती है। तो इस वक्त हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं खलील अजमी साहब, जो कि बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, और इन्हीं से हम बात करेंगे और मजीद जानेंगे कि मेडालियन आर्ट आप करते हैं, बहुत मुश्किल किस्म का आर्ट है। सबसे पहले तो वेलकम टू गुड मॉर्निंग। बहुत शुक्रिया, अल्लाह का शुक्र, आप खैरियत से हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा, मेडालियन आर्ट की आज हम बात करें, कैलीग्राफी की बात कर रहे हैं आप, क्योंकि मेडालियन आर्ट में मतलब कि आर्टिस्ट हैं, तो ये बड़ी ज़बरदस्ती है कि आपने मेडालियन आर्ट की एक फॉर्म हमारे सामने यहाँ पर पेश की है। सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूँगी कि पाकिस्तान में, विद इन पाकिस्तान, कोई भी आर्ट हो, कैसा भी आर्ट हो, आर्ट को इतना ज़्यादा प्रमोट किया नहीं जाता। मेडालियन आर्ट उनमें से एक ऐसा आर्ट है जो कि बड़ा मध्यम हो चुका है विद इन पाकिस्तान। क्या समझते हैं इसका, पाकिस्तान के अंदर क्या फ्यूचर है? मैं समझता हूँ कि फ्यूचर तो हो सकता है, सिर्फ गवर्नमेंट को एक दफ़ा सोच के इस बारे में कोई अमली कदम उठाने की ज़रूरत है। और एक ज़माना था, ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, कि पोस्टेज स्टैम्प्स जो हैं उनको किसी मुल्क की इमेज को प्रेजेंट करने के लिए या पोर्ट्रे करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, और काफ़ी तवज्जो दी जाती थी टिकट इशू करने पे नए से नए। मगर अब क्योंकि ईमेल और इंटरनेट का ज़माना है, तो चुनांचे अब अगर आपने किसी चीज़ को एज ए मीडियम अडॉप्ट करना है टू रिप्रेजेंट योर कंट्री, आई थिंक उसके लिए सिक्के जो हैं वो सबसे बेहतरीन ज़रिया हो सकते हैं। और हुकूमत को चाहिए कि रेगुलर बेसिस के ऊपर
कॉइन्स इशू करते रहें, एटलीस्ट एवरी अदर मंथ आप साल में 6 कॉमेमोरेटिव कॉइन्स जो हैं मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स पे आप इशू करें, तो बात बनती है। बिल्कुल, अभी जैसे कि हमने हाल ही में देखा कि स्टेट बैंक से अब्दुल सत्तार ईधी के हवाले से उन्होंने सिक्का जारी किया और बहुत खूबसूरत सा सिक्का था। अच्छा, अभी ब्रेक के लिंक में भी आप बात कर रहे थे इसकी अहमियत के बारे में, इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में कि जो मेडेलियन आर्ट है हमारे यहाँ इतना ज़्यादा इसको प्रमोट नहीं किया जाता, जबकि यूथ को ये बताना चाहिए कि इस आर्ट की कितनी अहमियत है। तो इस आर्ट की इम्पोर्टेंस के हवाले से आप बताइए। मैं आपको बताऊं, सबसे बुनियादी बात ये कि हमारे यहाँ 1 रुपए के सिक्के पे कायद-ए-आज़म की बहुत मध्यम सी छोटी सी तस्वीर है और हमारे पास अभी तक 5 और 10 रुपए के नए सिक्के हमारे आ चुके हैं, इशू हो गए। ज़रूरत इस, और 20 का मैंने सुना है कि आने वाला है, तो ज़रूरत इस बात की है कि 5, 10 और 20 रुपए के सिक्कों पे हमारे फाउंडिंग लीडर्स की तस्वीर हो, जिसमें अल्लामा इकबाल, कायद-ए-आज़म और मोहतरमा फातिमा जिन्ना की तस्वीरें होनी चाहिए। और मैं ये बात इस लिहाज से भी कहूँगा कि हमारे यहाँ जैसे आप ख़वातीन हैं माशाअल्लाह, बहुत पहले प्री पार्टीशन कायद-ए-आज़म के साथ जो मोहतरमा फातिमा जिन्ना का रोल था वो एक डिफाइनिंग मोमेंट थी फॉर द वुमेन ऑफ सब कॉन्टिनेंट। और उस वक्त उन्होंने ये साबित किया था कि औरत शाना बशाना मर्द के इतने बड़े काम में उसके साथ मददगार हो सकती है। तो हमने उसको पीछे, उस रोल मॉडल को हमने पीछे छोड़ दिया। और मैं समझता हूँ कि हमारे यहाँ इस तरह के सिक्के जो कि सर्कुलेटरी कॉइन्स के तौर पे, जो कि बच्चों के हाथों में जाएं और रोज़ाना डेली बेसिस पे वो देखें कई बार उन सिक्कों को, ये बहुत ज़रूरी काम है। ठीक है। अच्छा, मेडेलियन आर्ट के हवाले से कुछ बात हो रही है और यहाँ पर जो है यहाँ पे एक आर्ट का एक सैंपल भी रखा हुआ है, आप देख सकते हैं। अगर कैमरामैन इसको फोकस करके दिखा सके अनम, आप अगर इधर पास करें तो देखें, सर्वेंट ऑफ ह्यूमैनिटी अब्दुल सत्तार ईधी 1928 to 2016। अच्छा सर, कुछ इसके बारे में बताएं कि इसकी स्पेशलिटी क्या है, इसको किस तरह डिज़ाइन किया जाता है, इसके अंदर कौन सा जो है वो आप स्टफ यूज़ करते हैं, इसकी शेप्स क्या होती हैं, यूजुअली ये राउंड ही होते हैं या स्क्वायर में भी इस तरह के ये आर्ट आ सकते हैं? मेडेलियन पोर्ट्रेट का मकसद होता है बुनियादी तौर पे सिक्के और मेडल के लिए तस्वीर का बनाना। वो पोर्ट्रेट के अलावा कोई और भी ड्राइंग हो सकती है किसी किस्म की। और इसमें मिसाल के तौर पे जैसे अगर 12 इंच डायमीटर है राउंड में, तो उसको 6.5 मिलीमीटर से ज्यादा थिक नहीं होना चाहिए ताकि सिंगल स्ट्रोक कॉइन बनाया जा सके। अब 6.5 मिलीमीटर इज अबाउट दिस मच। उसी के अंदर आपने इल्यूजन ऑफ डेप्थ भी क्रिएट करना होता है और आपने जो सेंटिटी है उसकी डिजाइन की उसको भी मेंटेन, मिसाल के तौर पे जिसकी तस्वीर आप बना रहे हैं तो उसके जैसा उसको लगना बहुत जरूरी है। फिर उसकी पर्सनालिटी को रिप्रेजेंट करती हुई तस्वीर होनी चाहिए। तो इसमें तस्वीर का चुनाव और उसकी एग्जीक्यूशन और उसका इल्यूजन ऑफ डेप्थ, ये 3 एलिमेंट्स होते हैं कि जिनका बहुत। अच्छा, मैं ये पूछना चाह रही थी कि आपने ये काम किया है और उस वक्त अब्दुल सत्तार ईधी का पोर्ट्रेट हमारे सामने है जो कि बहुत खूबसूरत भी है, बड़ा नफीस बना हुआ है। ये ब्रॉन्ज में भी बन सकता है, सिल्वर, गोल्ड, किसी चीज में भी आप इसको बना सकते हैं। मैं ये जानना चाह रही थी कि आपका इसमें इंटरेस्ट कैसे डेवलप हुआ कि आपने इस फॉर्म ऑफ आर्ट को सीखना है या इस फॉर्म ऑफ आर्ट के ऊपर काम करना है, और पाकिस्तान के अंदर विद इन पाकिस्तान लोग जो इंटरेस्ट लेना चाहते हैं इस आर्ट में वो कहाँ जाके सीख सकते हैं? कोई इस तरह की इंस्टीट्यूट्स हैं? क्योंकि बाहर हम देखते हैं ममालिक में बहुत से ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं, बहुत से ऐसे स्कूल्स हैं जो सिर्फ इस आर्ट के ऊपर काम कर रहे हैं मखसूस तौर पर। विद इन पाकिस्तान ये कहाँ से सीखा जा सकता है? देखें, रिलीफ में तो काम सिखाया जा रहा है, जो आर्ट इंस्टीट्यूशंस हैं वो सिखा रहे हैं, रिलीफ में स्कल्पटिंग बता रहे हैं। और थोड़ा यूं समझिए कि जैसे कुछ किसी को धुंधला नजर आ रहा होता है तो लोग थोड़ी सी आंख मीच के उसको शार्पन करने की कोशिश करते हैं, फोकस को। तो इसी तरह से जो रिलीफ में काम करने वाले हैं उनको थोड़ा सा अपने जो फोकस है उसको शार्पन करने की जरूरत होती है इसको प्रोड्यूस करने के लिए। सही। अच्छा, इसमें जो अगर सिखाने की बात की जाए कि इसको कोई सिखा रहा है तो मेरी नॉलेज में तो नहीं है। अच्छा, मतलब पाकिस्तान में है ही नहीं? मतलब ये मेडेलियन पोर्ट्रेट नहीं सिखाया जा रहा। इसकी वजह ये है कि हमारे यहाँ जो सबसे बड़ा इदारा है जो कि इस हवाले से लोगों को असाइनमेंट्स दे सकता है वो पाकिस्तान मिंट है। और पाकिस्तान मिंट से गवर्नमेंट पोर्ट्रेट बेस्ड या
आर्टिस्टिक कॉइन्स डिजाइन करवा ही नहीं रही है। बिल्कुल। हम अच्छा सर, आप जिस शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं, ये जो पाकिस्तान मिंट की आप बात कर रहे हैं, ये सिर्फ मेडिलियन आर्ट ही सिखा रहे हैं या मजीद कोई और आर्ट भी इंट्रोड्यूस करने का इनका कोई इरादा है? नहीं, पाकिस्तान मिंट जो है वो हुकूमत पाकिस्तान की टकसाल है, जहाँ पे सिक्के प्रोड्यूस होते हैं। अच्छा, और पाकिस्तान मिंट लाहौर में वाक़ है और लाहौर हब है कल्चरल एक्टिविटी का अरसा दराज से, फॉर सेंचुरीज आई शुड से। और वहाँ ये मिंट जो है वो बहुत पुरानी इस्टेब्लिश की हुई है ब्रिटिश टाइम से। बहरहाल वो ही इस तरह के काम को समझिए कि वो इसके बायर बनते हैं या उन्हीं के लिए ये काम किया जा सकता है। तो वो अभी तक हुकूमत पाकिस्तान की, क्योंकि जाहिर है हुकूमत पाकिस्तान का ज़ैली इदारा है वो। जी जी बिल्कुल। तो वो इसी वाले से मैंने कहा ना कि जाहिर सी बात है हुकूमत पाकिस्तान का ज़ैली इदारा है, तो इसके अलावा भी किसी और आर्ट में जिद्दत लाने में या इसी आर्ट में मजीद कोई जिद्दत लाने में कोई काम हो रहा है उस हवाले से? नॉट टू माई नॉलेज। अच्छा ठीक। अच्छा सलील साहब ये बताइएगा, क्योंकि डेफिनेटली आपने जैसे अब्दुल सत्तार ईदी का पोर्ट्रेट बनाया, इसी तरह हमारे पास बहुत से ऐसे हीरोज हैं, बहुत से ऐसे लीडर्स हैं जिनके पोर्ट्रेट्स पर हम काम कर सकते हैं। और डेफिनेटली हमारी जनरेशन को ये बताने के लिए कि हमारे हीरोज कौन कौन थे, मेरा ख्याल है कि ये वाला आर्ट सबसे बेस्ट फॉर्म ऑफ आर्ट है जिसके थ्रू आप अपने हीरोज को भी प्रमोट कर सकते हैं। तो पाकिस्तान में हमारी जो लोग हैं वो मोस्टली हमने देखा इस आर्ट की तरफ नहीं आते हैं, उनको किस तरह से इस आर्ट की तरफ लाया जा सकता है? क्योंकि ये वाला आर्ट तो बिल्कुल मध्यम हो चुका है, ना कहीं पर सिखाया जा रहा है। आप इसके लिए काम कर रहे हैं, आपने मुख्तलिफ पोर्ट्रेट्स बनाए भी हैं, आपसे पूछूंगी भी जरूर, लेकिन सबसे पहले तो यही जानना चाहूंगी कि हमारी नौजवान नस्ल को, हमारी जनरेशन को इसकी तरफ खींच कर कैसे लाया जा सकता है? पहली चीज तो ये कि आर्टिस्ट का ये काम नहीं होता कि वो अपने काम का मार्केटियर बने, ये उसका काम नहीं है। उसको उसके काम तक महदूद, मतलब अगर माशरा उसकी माशी ज़रूरियात की जिम्मेदारी ले ले तो आर्टिस्ट फ्री हो जाता है और फ्री थिंकिंग, फ्री माइंड के साथ काम कर सकता है। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेट बात यह है कि बिलबोर्ड्स बहुत बड़े बड़े लगते हैं जिन पे मतलब एक महीने में आप मिलियंस खर्च कर देते हैं। अगर ये जो बड़े इदारे हैं वो हमारे नेशनल हीरोज की आपने बात की, इवन ऐसे इदारे हैं कि जो जिन्होंने क्रिकेट की टीम्स बनाई हुई हैं, वो जो क्रिकेट के हीरोज हैं उनके अपने डिपार्टमेंट के कम से कम उनके ही म्यूरल्स बना के आप लगवा दें, पब्लिक आर्ट म्यूरल्स, ये काम हो सकता है। और इस हवाले से मैंने ये जो कायद-ए-आज़म की तस्वीर, सॉरी अब्दुल सत्तार ईदी साहब की तस्वीर बनाई थी, तो इसके दो मकासद थे। एक तो ये था कि कराची शहर में एक बीच एवेन्यू है जिसको अब्दुल सत्तार ईदी एवेन्यू डिक्लेयर कर दिया गया। तो नंबर वन मैं चाहता था कि वहाँ पे अब्दुल सत्तार ईदी की पोर्ट्रेट लगे जो कि फॉर ऑल टाइम्स हो। बिल्कुल। तो एक बड़े साइज की पोर्ट्रेट कास्ट करके वो मेरा लगाने का इरादा है। इस सिलसिले में बात हो रही है रेलेवेंट इदारे के साथ। मगर इसी तरह से जो मैंने आपसे जिक्र किया कि क्रिकेटिंग हीरोज हैं, इनके पब्लिक आर्ट म्यूरल्स जो हैं कास्ट करके या किसी और तरीके से वो लगाए जा सकते हैं। और मैं ये दस्त बस्ता गुजारिश करता हूँ कि देखें, ये जो आप जो जंग लड़ने के लिए जा रहे हैं आप इंतहा पसंद एलिमेंट्स के खिलाफ, तो उसके लिए नजरियाती तौर पे कौम को बाशऊर और कौम के अंदर जज्बा पैदा करना बहुत ज़रूरी है। लोग, आम आदमी जो है ना, वो बहुत सहमा हुआ और मुंतशिर ख्यालात में है इस वक्त। तो ये जिम्मेदारी बनती है हमारे इदारों की कि वो लोगों को सिमत दें। इस सिलसिले में हुकूमत और मुख्तलिफ इदारे मिलके मुख्तलिफ थीम्स को अडॉप्ट करके न सिर्फ ये कि शहर को ब्यूटिफाई कर सकते हैं और इस तरह का पब्लिक आर्ट क्रिएट कर सकते हैं जो कि 50 इयर्स, 100 इयर्स, 200 इयर्स कहीं नहीं जाता। बिल्कुल कहीं नहीं जाता। सही रिलीफ स्कल्पचर्स जो हैं वो आज भी जो हजारों साल पुरानी तहजीबें हैं उनके खंडरात से बरामद होते हैं। डेफिनेटली। और उस सिमत का तयन करें कि आपको किस तरीके से अपने कल्चर को जो है रीमॉडिफाई करना है और फिर प्रेजेंट करना है उसको। अच्छा, डेफिनेटली हम मेडिलियन आर्ट के हवाले से बात कर रहे हैं, तो जब आप ये आर्ट सीख रहे थे, जिस टाइम पर आपको शौक हुआ था ये आर्ट सीखने का, तो उस वक्त कितनी आपको मुश्किलात आई थी? कितना मुश्किल लगता कि ये इतना इक्वल, इतना बैलेंस और ये सारी चीज़ें करना मेरे लिए कितना आसान होगा या मुश्किल होगा? कैसे आपने फिर इसको ओवरऑल सीखा? पता नहीं, मैं समझता हूँ कि
इट इज अ गिफ्ट आई वुड। अच्छा, you are blessed. You think that you are blessed? जी हाँ, Okay. I was born with this talent. Okay. ये तो बड़ा जबरदस्त आर्ट है ही, लेकिन इस आर्ट की कुछ फॉर्म्स थी, क्योंकि अब आपने बात शुरू की है तो मेरे जहन में आ रहा है कि मैंने कहाँ ये आर्ट देखा है। मैंने अक्सर लोगों के घर में देखा है, उन्होंने हॉर्सेस बनाए हुए होते हैं इस आर्ट के थ्रू ही। हॉर्सेस बनाए हुए होंगे, डिफरेंट किस्म के लैंडस्केप बनाए हुए होते हैं, लेकिन जैसे कि आपने बताया कि नेशनल हीरोज बिल्कुल ही हमारे, ना किसी के आप घर में भी चले जाएं तो आपको इस तरह के तो पेंटिंग्स नजर आएंगे, इस तरह के तो पोर्ट्रेट्स नजर आएंगे, लेकिन नेशनल हीरोज के नजर नहीं आएंगे। ये एक बड़ा कॉमन ट्रेंड मैंने देखा है जो आजकल मैं ऑब्जर्व कर रही हूँ लोगों के घर में जाके, कि उन्होंने ये बनाए हुए होते हैं मुख्तलिफ किस्म के। आपसे ये जानना चाह रही थी कि ये आर्ट हम और कौन कौन सी जगह पर यूज कर सकते हैं? एक तो हमने बताया कि इससे हम नेशनल हीरोज को अपने प्रमोट कर सकते हैं, दूसरी या और कोई चीज अगर आपको लगता हो कि इससे हमारे लिए फायदा हो सकता है? मैं अक्सर जब किसी इदारे को खत लिखता हूँ तो मैं मुख्तसर अल्फाज में कहता हूँ इंस्पिरेशनल मोटिवेशनल पोर्ट्रेट्स। तो ऐसी पोर्ट्रेट्स हों जो कि इंस्पायर करें बच्चों को और मोटिवेट करें, ठीक है, कि वो अपनी ज़ात में वो क्वालिटीज़ पैदा करें कि जो कि इन लीडर्स को वो उनको रीच कर सकें किसी तरह से एट एनी लेवल। तो ज़रूरत इस बात की है कि ऑफिशियली गवर्नमेंट को एक नोटिफिकेशन इशू कर देना चाहिए कि मैं अपने आर्ट की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ जनरली कि हर इदारे को पाबंद कर दें कि आपके फाउंडिंग लीडर्स की तस्वीर तो उनमें लगी होनी चाहिए। बिल्कुल। देखिए हम गल्फ जाते हैं, हमारे क्लोजेस्ट है, और वहाँ आप देखें कि वहाँ स्टेट का हेड, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और क्राउन प्रिंस, उनकी तस्वीरें लाजमी है। आप कहीं भी चले जाएं, किसी भी आप गल्फ स्टेट में चले जाएं तो आपको ये देखने को मिलेगा। तो वो गवर्नमेंट की एक रूलिंग के तहत है ना, उस गवर्नमेंट के ऑर्डर्स के जरिए। तो आखिर ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि हम भी इस तरह से करें और हम भी लोगों को बच्चों तक पहुंचाएं इन चीजों को। करना बड़ा जरूरी है और मुख्तलिफ इदारे हैं, स्पेशली जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है वो तो अपनी जगह, उसके अलावा मैं समझती हूँ कि चैनल्स में, न्यूज चैनल्स हो या फिर मीडिया हो, वहां पर भी इस चीज को लगाना चाहिए, प्रमोट करना चाहिए। टॉक शोज होते हैं कि जिसमें आपको फील हो रहा होता है कि जो एंकर है वो मतलब कौम के दर्द को फील कर रहा है और फाइट कर रहा होता है केस वो, ठीक है। मुख्तलिफ पार्टीज को इनवाइट किया होता है उन्होंने और क्वेश्चंस कर रहे होते हैं टू ब्रिंग आउट द ट्रुथ, और आपको कौम का दर्द महसूस हो रहा होता है, मगर कौम का कोई रहबर रहनुमा किसी की तस्वीर नहीं होती उसमें। कोई ना कोई मोटिवेशनल थिंग तो होनी चाहिए आपके साथ में। बहुत शुक्रिया आपका खलील नजमी साहब हमारे साथ मौजूद थे, बहुत जबरदस्त बात कर रहे थे मेडिलियन आर्ट के हवाले से। इट्स ऑल अबाउट मोटिवेशन, मोटिवेशन एंड मोटिवेशन। आगे बढ़ते हैं और आपको बताएं कि पाकिस्तान का शुमार दस्तकारी में महारत रखने वाले लोगों में भी होता है, और न सिर्फ दस्तकारी बल्कि आर्ट की कई इकसाम के माहिरीन भी पाकिस्तान से ताल्लुक रखते हैं। जी हाँ, लकड़ी से मुजस्मे बनाने वाले अब्दुल जब्बार का शुमार भी इन्हीं लोगों में होता है। अब्दुल जब्बार ने ये काम कैसे सीखा और अपने इस आर्ट को वो किस मुकाम पर देखना चाहते हैं, आइए इनसे बात करते हैं। मेरा नाम अब्दुल जब्बार गुल है और बाय प्रोफेशन आई एम ए स्कल्प्टर, और साथ साथ में पेंटिंग भी करता हूँ। शायद जो रीज़न बनाना मेरे आर्ट की तरफ आने का वही था कि मेरी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी थी, तो मैं अपनी जो मेरी स्कूल की कॉपीज़ होती थी उनको बहुत अप्रिसिएशन मिलती थी। मेरी टीचर जो है वो क्लास में दिखाती नहीं, देखो ऐसे। सो वो जो अपने होमवर्क करना या वो हेडिंग्स देना, उस पर जो अप्रिसिएशन हुई, आई थिंक वो जो बेसिक अप्रिसिएशन थी उसने मुझे मोटिवेट किया। और आई थिंक व्हेन आई वाज इन क्लास 6 और 7 तो मैं एक दिन एक सैनमा ओडिंग पेंटर के पास चला गया कि मुझे ये करने का शौक़ है और मुझे ये सीखना है। तो उन्होंने कहा कि आप आ जाओ। दूसरे दिन से मैं अपनी स्केच बुक लेके और वो चला गया, और फिर 3-4 साल तक मैं उनको असिस्ट करता था। तो वो जो एक एज एन आर्टिस्ट जो एक फियर होता है स्केल का या साइज़ का, वो मेरा बहुत अर्ली स्टेज पे निकल गया। इसका आर्ट की जितनी भी फील्ड्स हैं उसमें प्रॉब्ली स्कल्पचर इज़ द टफेस्ट। इसमें बहुत कम लोग आते हैं। अगर मैं कहूँ कि 1000 आर्टिस्ट होंगे और उसमें से 990 जो है वो पेंटर होंगे, तो 10 शायद स्कल्प्टर हों। बहुत टफ है। और इसमें जैसे आपको पेंटिंग करने के लिए बहुत कम चीज़ें भी अगर हों, आपके पास कैनवस हो, ईजल हो, पेंट्स हो, ब्रशेज हो, और आप शुरू कर देते हैं। और मेरा ये है कि मैं वुड में भी काम करता हूँ, मैं मेटल में भी करता हूँ, मैं क्ले में भी करता हूँ। तो वुड के लिए आपको पूरा एक
सेटअप चाहिए, मेटल का काम करना है आपको अलग सेटअप चाहिए। जहाँ आंखें बंद हैं मेरी फिगर्स की, वो उस इनर और स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस की बात है जो आपके अंदर हो रहा है, और जहाँ वो आंखें खुली हुई हैं और जहाँ वो उस आउटर वर्ल्ड से मुताल्लिक बात है। मेरे काम में सारे एलिमेंट बहुत सिंबॉलिक हैं, हर चीज़ की एक अपनी मीनिंग है। जैसे तख्ती है, वो मेरे लिए सिंबल ऑफ अवेयरनेस है। वो मेरी फिगर आप देखें ना, वो बच्चे लगते हैं ना वो बड़े लगते हैं, उनके एक अलग से तरह के प्रोपोर्शन है, और उनमें एक बहुत यूनिवर्सल सी फीलिंग है कि जब बहुत से लोग इनको और रेस से किसी और रेस से कनेक्ट करते हैं। तो स्कल्पचर में मैं यही कहता हूँ कि ये 2 वे कम्युनिकेशन है। कुछ मैं बनाने की कोशिश करता हूँ, कुछ मेरा मीडियम मुझे हिंट्स देता है, तो वो म्यूचुअली जब दोनों यानी मुझे मज़ा आता है कि मैं उस प्रोसेस को एंजॉय करूँ, और उसमें जो चीज़ें अगर ट्रांसफॉर्म हो रही हैं या चेंज हो रही हैं तो मैं उसको होने दूँ। दो चीज़ों के बारे में मैं क्लियर था। एक तो ये कि जो ये एक स्कोप लफ्ज़ है ना, मेरे लिए इसकी कोई मीनिंग नहीं है। मैं हमेशा आज भी स्टूडेंट्स को ये कहता हूँ कि हर उस चीज़ का स्कोप है जिसमें आप एक्सेल करते हो। अगर आप एक्सेल नहीं करते, आप मीडियोकर रहते हो, तो फिर किसी फील्ड का भी स्कोप नहीं। सो वो जो जब मैंने स्कल्पचर मेजर लिया था और लोगों ने मुझे डराया था, तो मुझे पता था कि मैं इसमें अगर एफर्ट करूँगा, मेहनत करूँगा और इसमें एक्सेल करने की कोशिश करूँगा तो इसका स्कोप बनेगा। और वो आज अल्लाह का शुक्र है कि बन गया है। लोग एडमायर करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, और एक जो भी रिस्पेक्ट कह लें या जो भी फेम कह लें, जो भी ये सेटअप्स कह लें, सारे वो इसी के रेफरेंस से आए हैं। अब्दुल जब्बार की बातें आपने सुनी, कितने जबरदस्त आर्टिस्ट है, और इनकी एक बात जो वाकई में मेरे दिल को छू गई, उनका ये कहना था कि स्कोप नाम का लफ्ज मेरी डिक्शनरी में तो नहीं है, क्योंकि वाकई में आर्टिस्ट जो है मेरे ख्याल है कि वो इस कैद से आरी होता है कि यार मैं जो काम कर रहा हूँ, मैं जो आर्ट बना रहा हूँ, इसका आगे चल के क्या फ्यूचर होगा, क्या स्कोप होगा। और वाकई में ये काम हमने देखा कि कितना जबरदस्त किया। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप भी, है ना। और डेफिनेटली जब एक आर्टिस्ट कोई काम करने लगता है या कोई काम करना शुरू करता है, स्पेशली इस आर्ट्स की फील्ड में, तो उसकी इमेजिनेशन जो होती है वही उसका सारा पैशन होता है, वही काम होता है, वही वो प्रेजेंट कर देता है, और वही जो है वो काम हिट हो जाता है, लोग उसकी तारीफ करते हैं। तो अगर आप ये सोचेंगे कि जी मैं ये कर लेता हूँ, आजकल ये चल रहा है, ट्रेंड्स के ऊपर जाएंगे, तो फिर आप थोड़ा सा इस काम में जो है वो थोड़ा सा पीछे हो जाते हैं। लेकिन अगर आप अपनी इमेजिनेशन पे जाते हैं तो यू विल रॉक। शो में यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, जिसके बाद मिलवाएंगे आपको वुडवर्क आर्टिस्ट खुर्रम जुबैरी से। चले जनाब, बड़ा जबरदस्त सा और यमी सा ये शेक लगा है मुझे। वैसे भी अगर मॉर्निंग के टाइम आप शेक पियेंगे तो पूरे दिन आप में एनर्जी रहेगी, तो जरूर ट्राई कीजिएगा नूरपुर से बनाई हुई ये स्ट्रॉबेरी। मैं कल जो है ना ये वाला शेक ट्राई करूंगी और फिर देखते हैं कि कितनी ज्यादा एनर्जी होती है और कितना एनर्जेटिक शो होता है। खैर बात हो रही है पेनमैनशिप की, यानी
हमारे आज के आर्ट के हवाले से हम बात कर रहे हैं तो मुल्क में फाइन आर्ट के टैलेंट की कोई कमी नहीं है। हमारे यहाँ ये फन सिखाने के लिए बाकायदा इदारों की कमी है, लेकिन कई लोग अपनी मदद आपके तहत इस आर्ट में अपना नाम बनाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही एक कराची के खुर्रम जुबैरी भी हैं जो बहुत अच्छे वुड वर्किंग कर रहे हैं, और दिलचस्प बात यह है कि इस फील्ड में उनका कोई उस्ताद भी नहीं है, खुद सीखा और खुद ही अपना काम शुरू किया। हमारी टीम ने उनसे मुलाकात की, उनका क्या कहना है ये देखते हैं। मेरा नाम खुर्रम जुबैरी है। मैंने बेसिकली तालीम कंप्यूटर की हासिल की है, मास्टर्स किया कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में। इसके अलावा ये कि ये मेरे वालिद, असल में मेरे वालिद को शौक़ था वुड वर्क का, उनको बस देखा था वो काम करते हुए। मैं जब इंटरमीडिएट कर रहा था यूनिवर्सिटी से पहले, तो उस ज़माने में उनकी डेथ हो गई, तो उन सीखने का मौका नहीं मिला। लेकिन उनका जो काम था वही मेरा सबसे बड़ा उस्ताद बना। उसको देख देख के फिर मैंने कि किस तरह क्या कार्व करते हैं, वुड कार्विंग भी करता हूँ मैं, आयतें वगैरह लिखता हूँ। ज़्यादा मेरी स्पेशलिटी जो है वो कुरान शरीफ की आयतें हैं। जब मुझे शौक़ हुआ तो फिर मैंने अपने वालिद साहब का बॉक्स खोला, टूल बॉक्स, उसमें जो उनके बहुत प्रिसीशन टूल्स थे वो किए। तो एक जज्बा भी था, उनको काम करते देखा था, उनके हाथ में बहुत नफासत, बहुत सफाई थी। तो मुझे भी था कि मैं भी मतलब इसी टारगेट यही था कि मैं भी इसी लेवल पर पहुंचूं। फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता वो इस्तेमाल करना शुरू किया। शुरू में गड़बड़ भी हुई, कई तस्वीरें अपनी बिगाड़ी भी वो कर करके, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता वो कहते हैं ना, गाते गाते गवैया बनी गया। बर्मा टीक वुड जो है मोस्ट एक्सपेंसिव वुड है, सबसे अच्छी वुड के समझी जाती है। उसकी लाइफ भी कहते हैं 1000 साल है, यानी अगर आपने कोई अच्छी चीज़ बना ली, उसको प्रिजर्व कर लिया, तो वो 1000 साल तक ना उसको कीड़ा लगता है ना कुछ होता है, मतलब समझ लें नस्लों तक चलेगा। वो आपने बनाया तो कई नस्लें आगे तक आपके वो काम रहेगा। कई दफ़ा ये भी हुआ कि मैंने बना रहा था तो यासीन शरीफ जैसे एक दफ़ा मैं लिख रहा था, बना रहा था उसके, तो उसमें क्या मुझे बहुत ऐसा एकदम लगा कि ना बहुत ज़्यादा खुशबू फैली हुई है करीब। तो मैं समझा शायद पड़ोसी वगैरह कोई रास्ते में गुजरा होगा उसके वो है, लेकिन मैंने देखा बहुत दोपहर का वक्त था, बहुत सुनसान बिल्कुल, और ऐसी जैसे आजकल मौसम है इसी तरह था, लेकिन बहुत ऐसी मैं बयान नहीं कर सकता कैसी खुशबू थी वो। मेरा काम मतलब सबसे बड़ा मुझे जो अचीवमेंट लगता है वो ये कि हिंदुओं के नज़रों के सामने गया और उन्होंने पसंद किया उसे। देखा तो बहुत लोगों ने होगा, अंग्रेज़ हैं, क्रिश्चियंस वगैरह, मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग हैं, मलेशिया, चाइनीज़ हैं काफ़ी, लेकिन मुझे सबसे बड़ी बात जो लगती है गैर मुस्लिम हैं वो मेरा काम देखते हैं, पसंद करते हैं। और कुरान शरीफ की फिर ऐसी आयत है, वो तासीर है कि वो आगे चल के शायद उन पर असर भी करेगी। खुर्रम जुबैरी का आपने काम देखा, बहुत अच्छी इनकी कैलीग्राफी है और बहुत अच्छा इनका काम है। और इस वक्त हमारे स्टूडियोज में मौजूद है पाकिस्तान के चमकते सितारे, एक जबरदस्त से आर्टिस्ट बिलाल आसिफ, जो कि पेंसिल को तराश के मुख्तलिफ चीजें बनाते हैं, और इस वक्त उन्हीं की ज्वेलरी हमने पहनी हुई भी है जी। तो उन्हीं की जानिब बढ़ते हैं। बिलाल, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? वालेकुम, ठीक ठाक, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। बिलाल देखें, अभी बिल्कुल आप आए स्टूडियोज में और हमने जो है आपकी चीजें ग्रैब कर ली हैं। हमने बैंगल्स ले लिए और मैंने लॉकेट ले लिया। आप कह रहे होंगे किस तरह की ये होस्ट है, मेरे आते मेरी चीजें ले ली। अच्छा, काम आपका इतना खूबसूरत है, और सबसे ज्यादा हैरत मुझे इस बात पे हुई कि जब मैंने ये लॉकेट पहना तो आपने मुझे बताया ये ओवरऑल पेंसिल से बना हुआ है। मतलब when did you start thinking about that कि मैं पेंसिल से ये काम करूं और इतना अच्छा काम करूं कि आप सारी चीजें बना रहे हैं, बहुत सारी चीजें जिसके बारे में भी बात करेंगे कि आप कब से स्टार्ट किया, कैसे स्टार्ट किया? मैं शौक पैदा रहा हुआ कि जब मैं छोटा सा था ना, तो मुझे शौक था पेंसिल्स जमा करने का, डिफरेंट कंट्रीज की। जैसे कोई बाहर जाता था मैं मंगवाता था उनसे। अच्छा। तो इस तरह शौक बढ़ता रहा, मैं पेंसिल्स जमा करता रहा। फिर मेरे ध्यान में आया कि मैं क्यों ना वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक करूं, इतने सारी पेंसिल्स हैं। कलर पेंसिल्स मेरे पास ज्यादा हो गई थी, एक्स्ट्रा एक जैसी कलर्स थी, मेरे डिफरेंट जमा करने का शौक था, मेरी हॉबी थी। तो मैंने फिर उन कलर पेंसिल से रिकॉर्ड ब्रेक करने की कोशिश की, पेंसिल से टावर बनाने की। और पेंसिल टावर बन नहीं रहा था, इतनी मेहनत की, मगर आखिरकार 2013 में जाके अमेरिकन का मैंने रिकॉर्ड ब्रेक किया। जनाब वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुके हैं ये, और इनका काम भी आप देख सकते हैं, इंतहाई खूबसूरत है। ये बताइएगा कि पेंसिल्स वैसे तो आपने बहुत से मुख्तलिफ ममालिक से मंगवाई हैं, और आपके पास आपने बताया था कि पता नहीं 6000 से भी ज्यादा पेंसिल थी।
16,000 से ज्यादा इनके पास पेंसिल्स थी और उन्होंने काम किया। सबसे अच्छी कौन से मुल्क की पेंसिल लगी, पहले तो ये बताएं। नाम तो नहीं लेंगे, मुल्क तो डिफरेंट कंट्रीज जी। इंग्लैंड की पेंसिल्स होती हैं जो यूके, वो अच्छी होती हैं। और ये पेंसिल्स आर्टिस्ट ही समझ सकता है पेंसिल्स की कदर। हम कहते हैं कि अगर ये 1200 की एक पेंसिल है तो बोलेंगे 1200 की पेंसिल इतनी महंगी क्यों है। उसकी वैल्यू है उसके कार्बन की, उसके वर्क की, लेड की, और उसका लेड ज्यादा चलता है। और जो आम पेंसिल्स जो मिलती हैं उनको आप यानी कि छीलते जाएं और यूज करेंगे जल्दी खत्म। अच्छा, जो पॉइंटिंग क्वेश्चन था वो शायद वहीं के वहीं रह गया कि पेंसिल से ज्वेलरी बनाने का ख्याल आपको कैसे आया? वो इसी तरह से आया जब मैंने रिकॉर्ड ब्रेक किया। उसके बाद मेरे पास इतनी सारी पेंसिल्स थी जो मैंने टावर में यूज की थी। मैंने बोला इनका क्या करूं, कुछ पेंसिल्स ब्रेक टूट गई थी, जाया हो गई थी। तो मेरे लिए पेंसिल्स से इतना प्यार था कि मैं पेंसिल्स को फेंकता नहीं था जो टूटी हुई भी होती हैं। अच्छा, तो बैठे बैठे मेरे ध्यान कि आप जब भी ज्वेलरी बना रहे होते, क्योंकि ये लड़कियों की चीजें हैं, लड़कियों का इंटरेस्ट होता है कि ज्वेलरी का डिजाइन किस तरह का होना चाहिए, कैसा नहीं होना चाहिए। आपने जिस तरह का यहाँ पर काम किया हुआ, ये लग नहीं रहा कि कोई लड़के की सोच है। आपकी बहन या किसी ने हेल्प की कि यार इस तरह का ऐसा डिजाइन बना लो, या सारा टोटली आपका दिमाग था और आप ही का काम है? ये मेरा ही दिमाग है और मेरा ही माइंड है, क्योंकि एक चीज जब इंसान घुसता है उस चीज में बनाने के लिए तो आदमी के माइंड में कुछ ना कुछ चीज आती है। मार्केट में जाते हैं, आपको पता चलता है कि आजकल क्या फैशन में है। तो आजकल मल्टी कलर ज्यादा इन है, न्यू जनरेशन में अब ज्यादातर कलर्स पे चल रही है। पहले जमाने में ज्वेलरी की सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी है कि किसी भी ड्रेस के साथ चल जाएगी, क्योंकि आपने कलर्स के साथ इस तरह से प्ले किया है ना, वो कोई भी आप ड्रेस पहने और उसके ऊपर ये ज्वेलरी ने तो बहुत प्यारी लगेगी। अच्छा बिलाल, अगर ये ओवरऑल आपका ज्वेलरी बॉक्स जो आपने इतना खूबसूरत सा बनाया हुआ है और उसके अंदर इतने प्यार से आपने ये ज्वेलरी रखी हुई है, अगर मैं बात करूं आपकी ये जो कट स्टाइल की ज्वेलरी है, ये जो ऊपर वाली ज्वेलरी है, क्योंकि आपने तमाम ज्वेलरी को जो है एक दफा फिर से बताएं कि ये पेंसिल आर्ट है, पेंसिल से बनाई हुई है। तो ये जितनी भी ज्वेलरी है, जैसे आपने वो वाला जो लॉकेट है उसमें बहुत सारे कट्स डाले, तो ये कितना डिफिकल्ट होता है, क्योंकि डेफिनेटली वो एक वुड है, मतलब जो लकड़ी है, उसको इतना रिफाइन बनाना, तो ये कैसे पॉसिबल होता है? क्या चीज फिर आप यूज करते हैं? इसके लिए पेपर ब्लेड्स यूज ज्यादा होता है और इसको बनाते वक्त बहुत यानी कि आपकी उंगलियों में बहुत ज्यादा यानी कि खराब होती है। जैसे आपकी ये देखें फिंगर्स, ये मैं यूज करता हूँ, ये खराब होती है। ये इस तरह के यानी कि दोनों हाथ यूज होते हैं, तो फिर ऐसा एक टाइम आता है कि उंगलियां सूजी भी होती हैं, यूज नहीं कर पाते। तो ये पेपर ब्लेड से सारा कुछ कर रहे होते हैं आप, ये सारे इसके कट्स बनाना। और अच्छा, ये जो कलर्स हैं इसके, ये ओवरऑल ये पेंसिल के ही कलर्स हैं? इनके लाइट्स के अपने कलर्स हैं, इनके अपने कलर्स हैं, ओरिजिनल पेंसिल। और इनकी ये खास बात है कि ये जितना आप पहनेंगे ना, ये शाइनिंग ज्यादा करेंगे। आपके हाथ लगेंगे या इस पे आप रफ करेंगे तो ये और यूनिक होते जाएंगे और यानी कि शाइनिंग करेंगे और अच्छा। और घड़ी भी बनाई हुई है आपने, घड़ी तो बड़ी मुश्किल से नहीं बनी होगी, क्योंकि उसका पूरा बीच का डायल बनाया और फिर उसका पूरा वो, ये इसमें मुश्किल हुई थी घड़ी में? थोड़ी सी हुई थी, क्योंकि ये अक्सर ऐसा होता है ये बनाते हुए ना बहुत दफा ये टूटती हैं चीजें। अच्छा। फिर इनको फिर रिपेयर करना और फिर इसको वर्क करना। तो ये बिलाल आपने कहीं एग्जीबिशन इसकी की है या अभी सिर्फ आप अभी सिर्फ बनाई और अभी आप सोच रहे हैं कि आगे? नहीं है, अभी असल में एग्जीबिशन नहीं की, मेरी अभी इरादा हो रहा है मैं पेंसिल से फर्नीचर बना रहा हूँ और वो मैं भी वर्क कर रहा हूँ उस पर। तो उसके अलावा मैंने पेंसिल से लैंप्स वगैरह बहुत सारी चीजें बना ली हैं, लेकिन अभी उसको वो नहीं लाया। उसके अंदर मेरा इरादा है कि एक म्यूजियम हो जिसको एक अच्छे से रिप्लेस करूं, कोई जगह हो ताकि मुझे कोई स्पॉन्सर। अच्छा ये बताएं बिलाल, आपने गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड तो आपने ब्रेक किया है, अब आगे कौन कौन से रिकॉर्ड ब्रेक करने का आपने प्लान किया हुआ? आगे मेरा यही इरादा है कि मैं एक म्यूजियम बना के जहाँ पे अपना सारा आर्ट रखूं और हर चीज पेंसिल्स की बनी हुई हो। अच्छा, आप कुछ बता रहे थे सदर ममनून हुसैन ने भी आपको कुछ शील्ड दी है आर्ट के हवाले से, इस बारे में भी बताइए। जी, उन्होंने मुझे शील्ड दी थी इंटरनेशनल यूथ डे पे, क्योंकि मैंने पेंसिल से ड्रेस मुतारिफ कराया था। ये जो ड्रेस होते हैं लेडीज, उन पे मैंने छिलकों से, जो छिलके होते हैं उनको पेपर ब्लेड से कटिंग करके पूरा वर्क किया था, पेंसिल से ड्रेस मुताबिक कपड़े के ऊपर किया था। कपड़े पे वर्क किया था, आर्ट किया था। और अमेरिका में भी और वहाँ पे न्यूयॉर्क टाइम में यानी कि बहुत सारे उनमें भी मेरी न्यूज छपी थी कि दुनिया में पहला शख्स है जिसने ये पेंसिल से ड्रेस मुतारिफ कराया है। अच्छा, मैं बड़ी इंप्रेस हुई जब आपने कहा कि आप फर्नीचर बनाने का सोच रहे हैं, तो ये बताएं उसमें कितनी 1000 पेंसिल्स आप इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि एक फर्नीचर बनाने के लिए तो बिकम्स
ह्यूज पेंसिल्स, तो क्या करेंगे फिर? मतलब अभी तो मैंने बहुत सारी पेंसिल्स यूज की हैं उसके अंदर और किया भी है कुछ सारी चीजें। अब आप शायद डिस्प्ले लेकर नहीं आया, वरना मैं आपको दिखाता। तो मैंने बहुत सारी चीजें बना ली हैं। फर्नीचर पूरा प्रॉपर जी, सोफे सब और झूला और सब उस पे सारा आर्ट, लैंप्स भी बाकायदा बनाए हैं जिनमें लाइट्स लैंप्स होते हैं खूबसूरत से, और फोटो फ्रेम्स उस पे भी आर्ट किया साइड्स में, और इस तरह से उसको लेके चलिए। हम आपको बहुत ही बेस्ट विशेस देना चाहेंगे आपके साथ के लिए भी, और हम उम्मीद करेंगे कि आप आगे भी चल के मजीद कुछ रिकॉर्ड्स हैं वो ब्रेक करें। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। एक बहुत ही जबरदस्त टैलेंट आज हमारे शो में था, एंड उम्मीद करते हैं कि आपको भी ये टैलेंट बहुत अच्छा लगा होगा। और अगर आप में भी कोई खास टैलेंट मौजूद है और आप भी सीट पर आना चाहते हैं तो जरूर अपनी कहानी हमें बताएं हमारी सोशल मीडिया साइट्स पर। ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखना मत भूलिए। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग आज।